हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में फिर हम देखेंगे कैपेसिटर वाले ही लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इंसर्ट करते हैं तब उसका कैपेसिटेंस क्या होता है। इसका फॉर्मूला हम पिछले लेक्चर में डेराइव किए थे और कहे थे कि अगले लेक्चर में हम उस पर क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अब उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ट है। अब जैसा कि देखते ही आपको समझ में आ रहा है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। एक्स डिस्टेंस पे टोटल डिस्टेंस, ये टोटल गैप है कैपिटल डी, जो कि हम पहले भी एज्यूम करके चल रहे थे। अब पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम पहले डेराइव कर चुके थे, अगर आप वीडियो देखें तो आपको याद होगा। उस फॉर्मूला का हेल्प करके हम इसको निकालेंगे। क्वेश्चन बस आपसे यही पूछा रहेगा, सब क्वेश्चन वही है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। जैसे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो इस पे बेस्ट हम प्रॉब्लम पिछले लेक्चर में, इस पे बेस्ट प्रॉब्लम नहीं कंसेप्ट हम पिछले लेक्चर में देखे थे, तो उस पर हम ज़्यादा टाइम खर्चा नहीं करेंगे, बस हम डायरेक्ट इसको करेंगे। क्योंकि ये देखते ही आपको समझ में आया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच का गैप डी है, इसके एक्स डिस्टेंस पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू, ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपको दे दिया इन्फिनिटी, मतलब इतना ज्यादा है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी किसका होगा, आपको पता ही है इन्फिनिटी किसका होता है। अब वैसे याद रखिएगा, इन्फिनिटी एक्चुअली में कंडक्टर का होता है। कंडक्टर का जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो समझ लीजिए इन्फिनिटी होता है। फिलहाल आपको ये ऐसा कुछ नहीं है, बस याद रखिए। अब आपको क्या दिया हुआ है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्वेश्चन हम आपको पहले समझा देते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच का गैप डी है, यहां से एक्स डिस्टेंस पे, यहां पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इस जगह पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, वहां से एक्स डिस्टेंस पे जिसका लेंथ डी डैश है, इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ डी डैश है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आपको इन्फिनिटी दे दिया, यानी के इक्वल टू इन्फिनिटी। और आपको इस कैपेसिटेंस का, आप मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जैसा कि कैपेसिटेंस वाला हम डेराइव करके लाए थे, अगर आपको रिजल्ट याद हो तो बढ़िया है, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं याद हो तो ये प्रॉब्लम आपसे कभी नहीं बनने वाला है। तो रिजल्ट फिजिक्स में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको डेराइव करके लाए थे, और यार लाए थे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय टी बाय के वन, T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। अब T1 T2 क्या है, एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट ही होगा, और हमें यहाँ पे क्या है, ए क्या है, ए है आपका एरिया। अब ध्यान से देखिए, एयर के केस में ये 1 हो जाएगा, जिसके वजह से, अब देखिए इसको आप याद करने का थोड़ा सा एक ट्रिक भी हम आपको बता देते हैं कि अगर इस फॉर्मूला को आप याद रखें तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब क्या हम फॉर्मूला बनाए थे, इसको हम ऐसे बताए थे, टीका मतलब वैक्सीन। अभी वैसे भी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, तो इस फॉर्मूला को, टीका को आप वैक्सीनेशन से जोड़ सकते हैं। तो वैक्सीनेशन वैसे भी अभी चल ही रहा है, तो इसको इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको पता होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। डी क्या होता है, उसके बीच के गैप। लेकिन जब हम उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, व्हेन वी आर द पुट इन द डाइलेक्ट्रिक इन द बिटवीन द गैप, देन इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीज्ड बाय के टाइम्स। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो ध्यान से देखिए, के टाइम्स कब होगा, अब एयर के लिए जब इसके बीच में हम कुछ भी नहीं डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, तो उसका कैपेसिटेंस आपको पता है,
किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नोट ए क्या है एरिया और डी क्या है दोनों के बीच का गैप। अब ये नॉर्मल कंडीशन में, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कुछ भी नहीं फिल है, कोई कुछ भी इंसर्ट नहीं किया। अब कुछ भी इंसर्ट नहीं किया तो उसमें क्या इंसर्ट होगा, एयर तो होगा ही। तो एयर का क्या हो जाता है, एक्चुअली 1 हो जाता है। तो ऐसे इस ट्रिक को आप थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन नोट ए तो हम पहले भी लिखते थे, एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाय सिंपली कर देते थे डी क्या होता था, बीच का गैप। तो ध्यान से देखिए उसको आप डी, देखिए टी क्या है, टी बोलिए या डी बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस डिस्टेंस को अगर हम टी ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज तो नहीं हो जाएगा ना, डी को टी ले लीजिए, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान से देखिए उसी को ध्यान से इसके गैप को हम T1 ले लिए। अब ध्यान से देखिए अगर वो एयर हुआ तो एयर का एप्सिलॉन नोट का वैल्यू मतलब क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है। तो 1 होता है जिसके वजह से फर्क नहीं पड़ेगा और यहां से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट A/T। ये क्या हो जाता है नॉर्मल कंडीशन में, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नोट A/D। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। लेकिन जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं तब ये इस फेज में, अब इसमें जितना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको इंसर्ट करना है आप करते जाइए। तो फॉर्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का यही होता है, एप्सिलॉन नोट A/T का अगर नहीं याद रहे तो आप वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीनेशन का वैसे भी दौर चल रहा है तो वैक्सीनेशन आप याद रखें, तो जिससे आपको ये पता चले T1/K1 टी का सो उससे आपको याद हो। और अगर याद हो तो ये प्रॉब्लम बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि बिना रिजल्ट्स के आप फिर उतना पूरा का पूरा डेराइव कर नहीं पाइएगा। अब ध्यान से देखिए अगर ये फॉर्मूला याद है तो भी ये प्रॉब्लम उतना भी आसानी से ये डील नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, सिंपली एप्सिलॉन नोट A डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से देखिए इसके बीच का इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, x/a कुछ नहीं तो 1 प्लस इसका क्या है d/इंफिनिटी, और इसका क्या हो जाएगा, अब बचा हुआ क्या बचा, अब बचा क्या यहाँ T1, यहाँ पे अगर T3/K3 हो जाएगा। अब ये भी एयर हो जाएगा, सो इसको क्या लिखेंगे d-d-x लिख देंगे डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि कुछ नहीं तो 1। अब वरना अगर किसी का कुछ भी दिया रहे k का वैल्यू, अगर k का वैल्यू नहीं दिया रहे तो आप टेकन एज 1 ले लीजिए, क्योंकि एयर का हम 1 लेके चलते हैं। लेकिन अगर दिया रहे तो वो जरूर लिखे, जैसे इसमें दिया हुआ है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी हम इसमें इंसर्ट कर दिए। तो आप ध्यान से देखिए, आप अगर फॉर्मूला याद हो तो ये क्वेश्चन कितना आसान है, बस एप्सिलॉन नोट A और यहाँ से क्या हो जाएगा समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, याद रखिएगा कुछ भी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी दैट्स बिकम टू 0। कुछ भी ऊपर रहे और नीचे अगर इन्फिनिटी रहे तो उसका वैल्यू 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो x हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, ये तो 0 हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा t, टोटल d है, ये x है, ये d डैश है, तो क्या बचेगा, ये सिंपल सा बात, टोटल d है, ये x है, ये d डैश है, तो क्या हो जाएगा d माइनस d डैश माइनस x। अब ध्यान से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा x कैंसिल हो जाएगा, और ध्यान से देखिए आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा एप्सिलॉन नोट A बाय सिंपली d माइनस d डैश। तो आप क्या याद रखेंगे कि रिजल्ट क्या आया, d माइनस d डैश। अब d ये है, अब रिजल्ट कितना सिंपल आ गया एप्सिलॉन नोट A। अब इसी रिजल्ट को भी आप आगे याद रखिएगा तो ज्यादा बेटर होगा आगे वाला क्वेश्चन, क्योंकि जितना रिजल्ट आप फिजिक्स में याद रखिएगा उतना आपका काम आसान हो जाएगा। d क्या है, d क्या है दोनों के बीच का नॉर्मल डिस्टेंस, और d डैश क्या है, इस जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका क्या है, सिंपली लेंथ है, उसका लेंथ है क्या d डैश, सो d माइनस d डैश, मतलब ये x से इंडिपेंडेंट है। तो यहां से आप क्या सीखें, इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था
क्या इट्स डिपेंड ऑन, तो यहां से रिजल्ट से आप क्या सीखे, रिजल्ट से सीखे कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स के किसी भी वैल्यू पे, मतलब यहां से डिस्टेंस पे ये मैटर नहीं करता है, यानी एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए इसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी एक इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्योंकि रिजल्ट में कहीं भी एक्स आपको मेंशन नहीं, मतलब ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, बीच के गैप पे, और दूसरा ये इसके लेंथ को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का लेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब ये डिपेंड सिर्फ करता है उसके बीच में जो इंसर्ट हुआ उसके लेंथ पे, इट इज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विच इज इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब x के किसी भी वैल्यू के लिए इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अब ये रिजल्ट आप याद रखें या आप प्रोसेस याद रखें। अब ये कौन सा टीका, दैट इज वैक्सीनेशन, वैसे भी वैक्सीनेशन अभी कोविड का चल ही रहा है, तो उससे भी आप याद कर सकते हैं, वरना अगर रिजल्ट नहीं याद हो तो ध्यान से देखिए 1 मिनट में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बाकी हम अभी तक देख रहे थे फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब एक उसी पे एक बेस्ट और प्रॉब्लम लेते हैं। एक कैपेसिटेंस है जिसका रेडियस ए है, ये भी कैपेसिटेंस है जिसका रेडियस आपको बी दे दिया है, इसका रेडियस बी है, और एक और कैपेसिटर ले रहे हैं, मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर। ध्यान से देखिए 3 टाइप का हम बताए थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, और लास्ट में बताए थे आपको स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। तो ध्यान से देखिए, इसका एक का रेडियस, इंटरनल का रेडियस ए है, एक का रेडियस बी है, और एक का रेडियस सी है। तो ध्यान से देखिए, इसका रेडियस आपको सी है। अब आपको क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और एक और कंसेप्ट हम इसमें इंसर्ट करते हैं, जिसको अभी फिलहाल कुछ देर पहले भी बताए थे। इसके बीच में हम क्या किए, इसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी बी वाले पार्ट में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट किए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू के है। आपको निकालना है, क्वेश्चन वही है, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक। ये ध्यान से देखिए, इसमें हम इंसर्ट किए हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब इसमें के हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किए हैं। आपको क्या निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ बिटवीन ए एंड बी। अब ध्यान से देखिए, इसका आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, टिपिकल टाइप क्वेश्चन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फिजिक्स में जितना क्वेश्चन आप करें उतना सही है आपके लिए। थ्योरी जो कि हम पहले डेराइव आपको कर चुके हैं, अब उस पर बेस्ड किस किस टाइप का प्रॉब्लम, जो भी टाइप का प्रॉब्लम रहेगा हम एक एक करके देखेंगे। क्या किए, एक का रेडियस ए है, एक का रेडियस बी है। अब बी में हम क्या किए, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू के है, वो हम इंसर्ट किए हैं। आपको निकालना है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ध्यान से देखिए, ए और बी, जैसा कि आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये जो है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे भी इसका हम सारा डेरिवेशन करवा चुके हैं। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। अब इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, इसका कैपेसिटेंस एक्चुअली में होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्चुअली में होता है ए बी माइनस बी माइनस ए, जब ए बी और बी माइनस ए हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये तब होगा जब इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल नहीं है, लेकिन इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम पहले फिल कर चुके हैं, तो जिसके वजह से इसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। सो जो इसका जो वैल्यू आया इसमें आप के टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। सो क्या आपका है,
इसका कैपेसिटेंस क्या है, इसको आप C1 नाम दे दें, क्योंकि ध्यान से देखिए इसमें दो कैपेसिटर आपको दिखेगा, एक तो A और B से बनेगा और दूसरा B और C से बनेगा। ध्यान से देखिए, एक कॉम्बिनेशन A और B से और दूसरा कॉम्बिनेशन B और C से। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है जो कि आपका सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा। तो ये पहला वाला कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है, एक्चुअली में होता क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम पहले डेराइव कर चुके हैं, सो ये आपको याद होना चाहिए रिजल्ट। अब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अब रिजल्ट याद रखिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, और इसको के टाइम्स कर दीजिए, के से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंसर्ट किए हैं, जिसके वजह से इसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज करता है। ये हम पहले बता चुके हैं कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाता है। अब ध्यान से देखिए, अब बी और सी का ए और बी का कॉम्बिनेशन देख लिए। अब हम देखते हैं बी और सी का कॉम्बिनेशन। बी और सी के कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे तो क्या होगा, उसको हम C2 नाम देते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, बी और सी के कॉम्बिनेशन में क्या के टाइम्स ये इंक्रीज करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ए से बी में, जब ए से बी हम करते हैं तो ये सिंपल सा बात है कि जितना भी है ये होलो स्फेरिकल सेल है, सारा होलो है। तो ध्यान से देखिए, इसके इन साइड में तो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होगा, तो ध्यान से देखिए इसमें तो के टाइम्स बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन जब हम बी से सी में कॉम्बिनेशन बैठाएंगे तो पूरा एरिया में आपको नहीं दिखेगा कि डाइलेक्ट्रिक है। बी में तो है, लेकिन बी से सी हम कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट, ए से बी नहीं कर रहे हैं, हम बी से सी कर रहे हैं, तो ये वाले पार्ट में आपको डाइलेक्ट्रिक नहीं दिखेगा। डाइलेक्ट्रिक आपको सिर्फ इस वाले पार्ट में आपको दिख रहा होगा, किसमें, ए से बी के बीच में। ए से बी के बीच में आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका वैल्यू के है वो आपको इंसर्ट दिख रहा होगा। लेकिन बी से सी जब जाएंगे, बी से ऊपर और सी से नीचे, सब जब बी और सी का कॉम्बिनेशन लेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होगा, तो सिंपली हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय सी माइनस बी। तो ये इसका आ गया। अब अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आप दोनों का इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकाले। आपको क्या चाहिए, आपसे हम क्वेश्चन पूछे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अब निकालना है। अब क्या है, एक्चुअली में दो कैपेसिटेंस आपका बना, एक तो ए और बी से बनाए जो के टाइम्स इंक्रीज कर गया, और दूसरा बी से सी बनाए, उसका आपका ये है। अब ये देखेंगे कि ए C1 और C2 क्या ये पैरेलल में है या सीरीज में है। तो ये हम आपको बताए थे, क्या इसके लिए आपको कभी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। आप सिंपली आप देखिए कि जो आप करंट में पैरेलल समझ रहे थे उसको पैरेलल ही समझिए वही कंसेप्ट, बस लास्ट में यूज कर दीजिए वो उसमें अगर पैरेलल दिख रहा है यूज कर दीजिए, उसमें जो फॉर्मूला है वो यूज कर दीजिए आप किसका, सीरीज का। तो ध्यान से देखिए ये आपको किस कॉम्बिनेशन में दिख रहा होगा, तो सिंपल सा बात है ये आपको दिखेगा सीरीज में। ऑब्वियस सी बात है, दोनों कांटेक्ट में है तो सीरीज में है। तो सीरीज में जब हो तो सिंपल सा बात है, देखिए पैरेलल में हम कैसे करंट में देखते हैं कि पैरेलल में हम देखते हैं कि दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए तब पैरेलल, और अगर दोनों में करंट सेम हो तो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, करंट अगर जाएगा, करंट सेम हो तब वो सीरीज में होता है। एक्चुअली में ये आपको सीरीज दिख रहा होगा, लेकिन हम कहे थे कि जो आपको जो दिखे उसका जस्ट हमको क्या करना है, ऑर्डर को रिवर्स कर देना है, ऑर्डर को हमको रिवर्स कर देना है। तो जब ऑर्डर आप रिवर्स कीजिएगा तो ये आपको दिख रहा होगा सीरीज, तो अब ये कनेक्शन आपको दिख रहा होगा कि ये सीरीज कनेक्शन है, लेकिन सीरीज कनेक्शन में तो C1 प्लस C2 हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये कैपेसिटर है, π/2 से लैग करता है। तो जब π/2 से लैग करता है तो इसमें वो क्या हो जाता है, आपको दिखना नॉर्मली सीरीज में, लेकिन ये पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल के लिए क्या रूल लगाते हैं, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। सो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्योंकि ये आपको नॉर्मली आपको सीरीज में दिखता है, लेकिन देखिए क्योंकि ये π/2 लैग करता है
करंट से, तो इसके वजह से ये आपको पैरेलल में हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, C1 भी आपको पता है, C2 भी पता है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका रिजल्ट सामने है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब एक और इससे भी शानदार क्वेश्चन हम करेंगे जो कि HC वर्मा 7 नंबर जो कि HC वर्मा का है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको एक एक करके हम डील करते हैं। क्वेश्चन हम एक बार आपको पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन का फिगर तो बस यही है। क्वेश्चन है, ए कैपेसिटेंस इज फॉर्म्ड बाय द टू स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ एज A which is a distance D. Dielectric of dielectric constant K1 and K2 are filled in the gap as shown in figure. Find the capacitance. इसका कैपेसिटेंस आपसे पूछा है, यानी फाइंड द कैपेसिटेंस। फाइंड द कैपेसिटेंस। अब इसका आपको वैल्यू पूछा है, फाइंड द कैपेसिटेंस। अब यहां से हम निकालेंगे, ये आपको ए दे दिया है, मतलब स्क्वायर प्लेट आपको दे दिया है। अब यहां से हम क्या लेते हैं, ये आपको डी दे दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी आपका ये हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो आप इसको थोड़ा सा एज्यूम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। आप ऐसे एज्यूम करें, उसके बीच का गैप बस डी है। तो यहाँ से हम लेंगे, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम रहे और आपको निकालना रहे कैपेसिटेंस, तो इसमें हम लेंगे एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो हर बार चेंज कर रहा है। उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो कंसीडर, अब ध्यान से देखिए, बहुत सारे का हम डेरिवेशन बताएं तो आपको लगा होगा डेरिवेशन क्या इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, इसमें अगर बिना आपको डेरिवेशन के कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अभी हम उसका थ्योरी बताएं, थ्योरी पे ये डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, एप्सिलॉन नोट A बाय T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, ये आप लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं लगने वाला है आपसे, क्योंकि ये तब लगता है जब क्या हो, कुछ भी कांस्टेंट हो। इसमें जो हर चीज वेरी, x भी वेरी कर रहा है, y भी वेरी कर रहा है, तो ये वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल हो तब आपको फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला तभी इंपॉर्टेंट है जब वो कांस्टेंट हो। कुछ भी अभी दो वाले में फॉर्मूला लगा तो वो तभी आपको एप्लीकेबल है जब वो कांस्टेंट हो, लेकिन ये कांस्टेंट है नहीं। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, सिंपली लेंगे एक एलिमेंट लेंगे। कंसीडर an element, consider an element of a strip। एक स्ट्रिप लेंगे और उसको हम करेंगे, उस स्ट्रिप को हम ले लेते हैं, लेट्स दिस स्ट्रिप इज dx। ये स्ट्रिप है। अब ध्यान से देखिए, ये पहले ही बताया गया है, आपको ये दिख रहा होगा। सिंपली ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये जो है रेक्टेंगल है, एक्चुअली में ये रेक्टेंगल नहीं है, ये आपको स्क्वायर प्लेट, क्वेश्चन में ही आपको दिया गया था, ये जो है स्क्वायर है। ये 3D पिक्चर है जिसमें आपको 2D में उतना क्लियर नहीं विजुअलाइज हो रहा है, ये 3D पिक्चर है। क्वेश्चन में ये कैपेसिटर इज फॉर्म्ड बाय टू स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ एज A। अब ध्यान से देखिए, ये तो आपका एक लेंथ आपको A दिख रहा है, एक जो है आप समझिए कि अगर ऐसा रहे, 3D पिक्चर है तो इसमें थोड़ा सा विजुअलाइज आप कीजिए कि इस टाइप से है, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके बीच के गैप। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए ऐसे, ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये दोनों का साइज सेम है। और दोनों का साइज कैसा है, दोनों का साइज एक्चुअली में है स्क्वायर, यानी दोनों का लेंथ सेम है और बीच का गैप d है। तो ये विजुअलाइज कीजिए, ऐसा शेप है और बीच के जो गैप है ये d है सिर्फ, ये नहीं कि ये रेक्टेंगल शेप दी, रेक्टेंगल आपको दिख रहा है। अब ऐसे विजुअलाइज कीजिए, ये भी आपका पैरेलल प्लेट है, ये भी आपका पैरेलल प्लेट है, बीच का गैप बस डी है। तो ध्यान से देखिए, इसीलिए ये फॉर्मूला आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो जो भी फॉर्मूला अभी लगा रहे थे T1 K1 वो नहीं लगेगा, इसमें आपको फिर से स्ट्रिप लेके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखते हैं किस टाइप से इंटीग्रेशन करेंगे। तो कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रिप, उसका स्ट्रिप ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, उसको dx ले लेते हैं। अब उसका एरिया क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, एरिया होगा, सिंपल सा बात है, a इंटू
dx। अब a एक को कांस्टेंट ले, ध्यान से देखिए, जब भी एक्चुअली वेरी दोनों कर रहा है, x भी कर रहा है वेरी, y भी, तो एक को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, तो एरिया इसका हो जाएगा a इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमेशा y बाय एक्स। यहां से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से y का वैल्यू आपका हो जाएगा, y का वैल्यू आप यहां से अगर आप ले लें तो y का वैल्यू हो जाएगा x टेन थीटा। अब ध्यान से देख, टेन थीटा आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे ये है, इसके बीच में कहीं ना कहीं एंगल बन रहा हो, तो एक को ले लेते हैं y, एक को ले लेते हैं y, एक को ले लेते हैं x। अब y भी एक्चुअली में एलिमेंट है, ये जितना भी ले रहे हैं सारा एलिमेंट है। अब एलिमेंट को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए y का मैक्सिमम वैल्यू va है और x का भी मैक्सिमम वैल्यू a है। तो ध्यान से देखिए, एलिमेंट एक ले रहे हैं, कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिप। 3D पिक्चर है, आप इस टाइप से विजुअलाइज कर सकते हैं। अब उसके किसी न किसी एक स्ट्रिप लिए, अब ध्यान से देखिए, इसके बीच में कोई ना कोई पार्ट हम दोनों से स्ट्रिप ले लिए, तो एक का लेंथ हम y एज्यूम किए, एक का लेंथ x, और उसमें टेन थीटा हम लिए। तो ये नहीं टेन थीटा, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक स्ट्रिप लिए, ऐसे स्ट्रिप हम काट लेते हैं, आपको विजुअलाइज करने के लिए हम थोड़ा सा स्ट्रिप ले लेते हैं। अब ये जो है इतना लेंथ आपका dx हो जाएगा। अब इसमें आप कहीं से भी थीटा ले लीजिए, तो जब भी थीटा लेते हैं अगर इसको लीजिएगा तो ये y अपॉन एक्स ही आ जाएगा। यहाँ से भी आप थीटा थोड़ा सा एज्यूम कर ले, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y ये वाला y डिवाइडेड बाय x, तो टेन थीटा y बराबर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब हम लगाएंगे वो वाला फॉर्मूला जो हम लगाते हैं कैपेसिटेंस के लिए। तो क्या लगाते हैं, एप्सिलॉन नोट ए। अब ध्यान से लेके एक स्ट्रिप को हम y ले लिए हैं, तो y बाई k1, और एक हो जाएगा y, एक अगर y हुआ तो दूसरा गैप कितना है, टोटल गैप d है, सो d माइनस वाई बाई k2। तो ये आपका हो जाएगा कैपेसिटेंस भी, ये जो है क्योंकि हम एलिमेंट का कैपेसिटेंस ले रहे हैं, ये टोटल का नहीं, इसीलिए डीसी, ये एलिमेंट्री कैपेसिटेंस है। जब भी हम एलिमेंट के बारे में कंसीडर करेंगे, y जो है, y का मैक्सिमम लेंथ एक्चुअली में a हो जाता है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, बस एक स्ट्रिप ले रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि इसमें थोड़ा सा स्ट्रिप ले रहे हैं, उसी को हम फिर लास्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जब भी इंटीग्रेशन का हम यूज करते हैं तो एक उसका छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, और छोटा सा एलिमेंट लेके लास्ट में क्या एक स्ट्रिप लेते हैं। आप ऐसे समझिए, इसके बीच में एक स्ट्रिप ले लिए, तो देखिए टेन थीटा क्या होता है y बाय एक्स, यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा x बाई टेन थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया डीसी। तो डीसी का वैल्यू क्या हो गया एक्चुअली में, मतलब उस एलिमेंट का कैपेसिटेंस क्या हो गया, एप्सिलॉन नोट a अपॉन y1 बाई k1 प्लस d माइनस y बाई k2। y का वैल्यू आपको पता है, y1 नहीं y, अब y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, और dc को c, क्योंकि हमको क्या नहीं निकालना है, अल्टीमेटली हमको कैपेसिटेंस निकालना है। तो क्या लिए, कंसीडर एन एलिमेंट, और उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा adx। तो एरिया की जगह पे हम adx लिख देंगे, ये आपको पता है, सिंपली बात है कि उसका dx जो है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, dx उसका जो है थिकनेस है, उसका लेंथ a है, dx क्या है उसका, सिंपल सी बात है, थिकनेस है। तो थिकनेस के पास साथ में, जब भी एरिया में दो डायमेंशन चाहिए, एक थिकनेस और एक लेंथ, लेंथ उसका a है, जो y वाला लेंथ हम ले रहे हैं, और सिंपली आप ले रहे हैं y वाला, और दूसरा उसका थिकनेस क्या है dx। तो एरिया क्या हो जाएगा adx। तो एरिया की जगह पे हम आप क्या लिख सकते हैं, अब dc, इसका एलिमेंट का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया क्या है आपका a इंटू इट्स थिकनेस, थिकनेस क्या है उसका dx। अब ध्यान से देखिए, y का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x टेन थीटा डिवाइडेड बाय k1 प्लस d माइनस वाई। अब y के जगह फिर यहां भी हम लिख देंगे क्या, x टेन थीटा डिवाइडेड बाय k2। अब क्या है,
अब हम क्या लिखेंगे, अब दोनों साइड बोथ साइड इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अब आपको ये, अब ये सिंपली बात है, ये प्रॉब्लम जो है पूरा का पूरा इंटीग्रेशन बेस्ड हो गया। अब सिंपली अब इसको इंटीग्रेट कीजिए और आपको उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या आपका आ गया यहाँ पे आ गया आपका डीसी का वैल्यू, डीसी एप्सिलॉन नॉट ए का वैल्यू क्या होगा, एरिया क्या आया था, एरिया लेंथ ए है, उसका थिकनेस है dx, सो उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा एरिया, ए इंटू सिर्फ एलिमेंट का, और ऐसे एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया ये हो जाता है। और उसमें एक पॉइंट को हम वाई ले लिए हैं, एक पॉइंट को एक्स, तो टेन थीटा यहाँ से ये आ गया, तो वाई को हम एक्स के टर्म में हम रिप्लेस कर लिए। बाकी क्या है, वाई बराबर हो जाएगा एक्स टेन थीटा डिवाइडेड बाय k1 प्लस t माइनस एक्स टेन थीटा डिवाइडेड बाय k2। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। अब x का मिनिमम वैल्यू, उसका थिकनेस का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। सिंपल सा बात है, स्क्वायर का मिनिमम लेंथ 0, और सिंपल सा बात है मैक्सिमम क्या हो जाएगा a। अब ध्यान से देखिए, अब इसको सिर्फ आप इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन बहुत आसान है, जो भी कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए a इंटू ए, ये बाहर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, और जो भी ऐसा वैल्यू है x वाला टर्म छोड़ के, जो भी कांस्टेंट है सारा आपका बाहर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये बाहर आ गया, ऊपर सिर्फ dx बचेगा, और नीचे कौन सा बचेगा, नीचे आपका देखिए, ये दोनों को थोड़ा सा इजी करें, थोड़ा सा अगर आप हम इजी करेंगे तो कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा इजी करने का कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा, k1 इंटू k2 एलसीएम, अब इसमें हो जाएगा k2 से मल्टीप्लाई k2 x टेन थीटा, और इसमें हो जाएगा आपका k1 से मल्टीप्लाई, तो d1 k1 माइनस x टेन थीटा k1। अब ध्यान से देखिए, k1 इंटू k2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सिंपली आप इजी कर लें, k1 इंटू k2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये अब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या ऊपर जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट a इंटू k1 इंटू k2, अब क्या बचेगा, ऊपर dx, नीचे क्या बच जाएगा आपका। अब सिंपली ये इंटीग्रेशन है, अब कुछ फिजिक्स टाइप कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्स टेन थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा आपका, k1 k2 माइनस k1, और यहाँ क्या बच जाएगा, d इंटू k1। अब ध्यान से देखिए, और क्या है, अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अब वो वाला फिगर से अगर आप देखिए कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान से कि ये गैप आपको क्या बता रहा था, ये गैप आपको d है, ये आपको a दिया हुआ था। अगर यहाँ से हम टेन थीटा का वैल्यू लेते हैं, ये थीटा है, तो यहाँ से अगर हम टेन थीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा आपको यहाँ से मिल जाएगा, एक तो y अपॉन एक्स होता है टेन थीटा, और एक यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से y के जगह पे d हो जाएगा और यहाँ पे a। सो यहाँ पे y का वैल्यू अगर आप यहाँ से निकाल लें तो y आपका हो जाएगा, क्योंकि देखिए टेन थीटा का वैल्यू आ रहा है y बाई एक्स, ये एक्चुअली में हो रहा है d बाई ए, तो यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा d बाई ए इंटू एक्स। ये सिंपल है, टेन थीटा यहाँ से ध्यान से देखिए, ये आपका कितना है, ये आपको d दे दिया है, ये आपको a दे दिया है, टेन थीटा का वैल्यू d बाई ए, और एक्चुअली में y बाई एक्स क्यों, क्योंकि y बाई एक्स जो हम ले रहे हैं उसका क्या ले रहे हैं, y बाई एक्स जो है उसका एलिमेंट पार्टिकल है। सो यहाँ से आपको y का वैल्यू x के टर्म में क्या मिल जाएगा, y इन टर्म्स ऑफ x d बाई ए इंटू एक्स। वैसे भी x टेन थीटा आप लिख सकते हैं, तो टेन थीटा का वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं
डी बाय ए। तो बस टेन थीटा का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। इस फिगर से आपको टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाता है, डी बाय ए, वाई बाय एक्स डी बाय ए। तो टेन थीटा की जगह पे आप सिंपली पुट कर दीजिए डी बाय ए। अब क्या हो जाएगा, अब ये प्रॉब्लम बस बन गया ए K1 इंटू K2, 0 से A, 0 से A, यहाँ से dx डिवाइडेड बाई टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, d बाय ए एक्स इंटू डी बाय ए K2 माइनस K1 प्लस डी K1। अब ध्यान से देखिए, ये आपका आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन मतलब फिजिक्स का कम है, थोड़ा मैथ का थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है ये, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, बट कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और इजी करिए तो इधर सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए K1 इंटू K2, 0 से लेके A, यहाँ से dx डिवाइडेड बाय। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा अगर इजी करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसमें a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर ये a चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x d इंटू K2 माइनस K1 प्लस dA K1, ये हो जाएगा dA इंटू K1। अब ध्यान से देखिए, ये अब आपका हो जाएगा और जो a है ये ऊपर जाके a स्क्वायर में बदल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, कैपेसिटेंस आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर K1 K2, 0 से A dx अपॉन x d K2 माइनस K1 प्लस dA K1। अब ध्यान से देखिए, अब इसका अगर आप सिंप्लीफाई अगर करें तो dx x का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर के टर्म में आपको दिख जाए, यानी कि ये हम पहले जब इंटीग्रेशन पर आ रहे हैं तो वो वाले लेक्चर जाके देखिए कि इसका अगर डिफरेंशिएशन कहीं ऊपर आपको मिल जाए, x का डिफरेंशिएशन dx, तो ध्यान से देखिए, तो इसका सिंपली हो जाता है log x, इसका इंटीग्रेशन सिंपली log x हो जाता है। सो आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा इंटीग्रेशन है, नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, बस उतना जो भी हम लेके आए थे बस आप पुट कर दीजिए, सिर्फ ये कैलकुलेशन आपको दिखेगा। जब भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो log x होता है, ये हम इंटीग्रेशन में पढ़ा चुके हैं। तो बस आपका आप डायरेक्ट आ गया, वहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं K1 इंटू K2, इसका सिंपली हो जाएगा log x, और जो x में मल्टीप्लाई होता है एक्चुअली वो डिवाइड हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा log के अंदर क्या हो जाएगा, सारा टर्म log x, इसका डिफरेंशिएशन जो भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा K2 माइनस K1 प्लस dA K1, अब अपर लिमिट a, लोअर लिमिट 0। अब ध्यान से देखिए, जो भी आपको मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड, सिंपल सा, जो भी आपको मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाता है। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, K2 माइनस K1 इंटू डी, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो ये आपका हो जाएगा। बाकी आप क्या करें, एक बार अपर लिमिट पुट कर दें, एक बार लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। तो जब अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएंगे, तो ये आपका फुल, ये जो क्वेश्चन है 57 नंबर का हम डिटेल एनालिसिस किया। बस अब एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे अपर लिमिट एक बार पुट करेंगे तो यहाँ पे x आ गया, x में एक बार a पुट कर देंगे और एक बार क्या पुट कर देंगे, 0 पुट। तो अब इसको थोड़ा सा इसको कर लीजिए। अब आ गया आपका कैपेसिटेंस C एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया, K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाय K2 माइनस K1 बाई डी, और log एक बार log x हो जाएगा, क्यों, ध्यान से देखिए, dx बाय x
सिंपली हो जाता है log x, एक्चुअली में वही है। अब जो x में मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आ जाता है। ये आप इंटीग्रेशन में हम देखी थे। तो log, जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट में जब पुट करेंगे तो सिंपली x आ जाएगा। तो x इंटू डी, और जब हम जीरो पुट करेंगे तो जीरो पुट करेंगे तो ये सारा सिस्टम जीरो हो जाएगा। एक्स डी K2 माइनस K1 प्लस डी ए K1। अब इसको थोड़ा सा इजी कर ले। एक बार ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में आ जाएगा सिंपली log डी ए K1। अब ध्यान से देखिए, इसमें log a माइनस log b का प्रॉपर्टीज लग जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये K2 यहाँ प्लस में है, यहाँ के डी K1। हाँ, इसको अब थोड़ा सा और इजी करें। ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिजल्ट वही आना चाहिए। सी आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर K1 K2 डी इंटू K2 माइनस K1। आप इसको पुट कर लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ वाला K2 यहाँ, तो यहाँ जा जाएगा सिंपली ये a आ जाएगा, x के जगह पे a। तो दैट मीन K1 वाला नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा log सिंपली a डी K2, और log a माइनस log b हो जाएगा माइनस log a डी K1। आप इसको थोड़ा सा और इजी कर लीजिए। एक्चुअली में ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ भी चुका है। K2 माइनस K1 यहाँ हो जाएगा log a माइनस log b, log का भी प्रॉपर्टीज यूज कर लिया है। ध्यान से ए डी कैंसिल हो जाएगा, सिंपली K2 बाई K1 हो जाएगा। क्यों? ए डी भी कॉमन है, ए डी से ए डी कैंसिल हो जाएगा, सिंपली बच जाएगा आपका K2 बाई K1। ये आपका हो गया आंसर। सो दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। लॉग का भी कंसेप्ट लग गया, आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्ट्रिप लेके भी कर लिए, टेन थीटा, सारा चीज़ का इसमें इस्तेमाल हो गया। सो दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि एससी वर्मा का है, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, जो इस टाइप का क्वेश्चन IIT JEE में बहुत बार पूछ भी चुका है और बहुत बार पूछेगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से डील करते हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जब हम बता ही रहे हैं पूरा का पूरा फाइंड, बस क्वेश्चन में फिर वही है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ध्यान से देखिए, इसका विड्थ आपको ए दे दिया है। अब ध्यान से, एरिया आपको दे दिया है कैपिटल ए। अब एक के लिए क्या हो जाएगा, तीन टाइप स्टेयर है, एक ये और एक इस टाइप का है। तो ये भी आपको सिंपल सा बात है, ये ऑफकोर्स ये भी ए होगा, और ऑफकोर्स हाइट इसका भी बी ही हो। इस टाइप से तीन टाइप लेडर है। अब इसका जब भी हम निकालेंगे तो एरिया जो है, इसका एरिया हो जाएगा, फर्स्ट वाले का एरिया a/3, क्योंकि तीन पार्ट में एरिया डिवाइड हो जाएगा। इसका भी a/3 और इसका भी, ये इसका a/3 और लास्ट वाले का a/3। तो तीन पार्ट में ये डिवाइड हो गया। तब इसका हम कैपेसिटेंस निकालते हैं। फर्स्ट वाले का जो कैपेसिटेंस होगा, फर्स्ट वाले का, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a/d होता है। अब a के जगह पे क्या है, 1/3 एरिया एक ऑक्यूपाई कर रहा है। तीन एरिया जो है, टोटल a एरिया है, तो 1/3 एक ऑक्यूपाई करेगा। सो यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो a/3। अब इसका d का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीच का गैप पहले वाले में क्या हो जाएगा, विड्थ। पहले वाले में आपका हो जाएगा सिंपली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब टोटल एरिया a है, तो 1/3 फर्स्ट वाले कैपेसिटर में, सेकेंड वाले कैपेसिटर में a/3 और थर्ड वाले कैपेसिटर में। तो फर्स्ट का कैपेसिटेंस एक्चुअली में होता है एप्सिलॉन नॉट a/d। तो एक्चुअली में a का वैल्यू a/3 हो जाएगा, और d एग्जैक्टली सेकेंड वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a।
अब इसका क्या हो जाएगा, डी प्लस बी, क्योंकि हाइट जो है दोनों के बीच में, आप ऐसा समझिए इस टाइप से, इसको m समझ लीजिए और इसको आप n समझ लीजिए। तो m और n के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना किसके बीच में है, बिटवीन m एंड n। तो ध्यान से देखिए, पहला गैप क्या है, पहला गैप सिंपली d है, सिंपली d है, और दूसरा गैप d प्लस बी, और तीसरा गैप एप्सिलॉन नॉट a। एक्चुअली एरिया जो है तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो a/3। अब तीसरा वाले में गैप क्या हो जाएगा, सिंपली में ध्यान से देखिए, ये b और ये b, तो क्या हो जाएगा, d प्लस b। बस इतना ही करना था। एरिया जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब और इसके बीच का जो गैप है, फर्स्ट वाले में गैप सिंपली d हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a/3/d। अब दूसरा में क्या हो जाएगा, ये गैप b से इंक्रीज कर गया, सो d/b। और थर्ड वाले में फिर b से इंक्रीज कर जाएगा, ध्यान से देखिए गैप क्या हो जाएगा, b प्लस b 2b। तो m और n के बीच का गैप आपको दिख रहा होगा b प्लस b 2b, और इसमें सिर्फ गैप दिख रहा होगा b, और इसमें सिर्फ d। तो ये आपका हो गया। और इतना ही नहीं, अभी तो आप क्या निकालें, C1, C2 और C3। अब हम देखेंगे C1, C2 और C3 के बीच में कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल या सीरीज। अब आपको दिखने में ये लग रहा होगा कि ये जो है सीरीज है, लेकिन ये आपको एक्चुअली में पैरेलल है। सारा का अगर पोटेंशियल रहता तो सारा का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक्चुअली में आप कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, तो ये π/2 लीड लेस कर मतलब लैग करता है, तो ये पैरेलल ना होके ये आपको सीरीज में दिख जाएगा, यानी ये आप कॉम्बिनेशन जो है आपको पैरेलल है, कॉम्बिनेशन ये पैरेलल ही है, लेकिन ये π/2 से लैग करता है, तो जिसके वजह से ये सीरीज हो जाएगा। क्या जो रहेगा, सिंपली हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 का भी वैल्यू आपको पता है, C2 का भी वैल्यू बस पुट कर देंगे, तो लास्ट में आपको क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट, यानी C0 हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या देखें, सारे इंसर्टेड प्रॉब्लम वाले हम